जय हिंद। वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 22 जुलाई 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स हमें रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, प्लीज लाइक का बटन जरूर हिट कर दीजिएगा। और जो भी हमें आज पहली बार सुन रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम लोग प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सभी पर्सपेक्टिव से न्यूज को कवर करते हैं। चाहे आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की, तो लेक्चर को आपको एंड तक देखना है और साथ ही साथ अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिए। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या नोट डाउन करना है। और इसके अलावा यूपीपीसीएस में फुल और फाइनल सिलेक्शन चाहिए और प्रॉपर तरीके से बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक की तैयारी करना चाहते हो, तो ज्ञान सर के पेड कोर्स को जो है वो जरूर ज्वाइन करो इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके। और इसके अलावा हमारी ये टेलीग्राम के जो है वो चैनल्स हैं जिनको आप जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। ओनली करंट अफेयर्स नाम से एक चैनल है, एक चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज नाम से है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है जिसको आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट चर्चा करें तो ये सब पूरे टॉपिक्स हैं जिनको एक एक करके डिटेल में हम लोग जो है वो कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए आइए समय ना वेस्ट करते हुए फटाक से हम लोग सेशन करते हैं स्टार्ट। गाइस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ की रिपोर्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, जो चीज इंपॉर्टेंट होगी लिखने वाली वो मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ वही आपको लिखना है। उसके अलावा दूसरी चीज लिखने की अभी कोई जरूरत नहीं है किसी को। देखो, सबसे पहली चीज तो ये जानो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ हमें ये बता रहा है कि वैश्विक स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर टीकाकरण की जो प्रोग्रेस थी वो थोड़ी सी कम हो गई है। वैक्सीनेशन की जो प्रोग्रेस थी वो थोड़ी सी कम हो गई है। बताया यह गया है कि करीब 2.7 मिलियन बच्चों को जो है वो टीका नहीं लगा है या कम टीके लगे हैं जितने लगने चाहिए उसके कंपैरिजन में प्री पैंडेमिक ईयर के, यानी कि जो पैंडेमिक से पहले जो था, हम लोग को देखने को मिला था कि जो ये कोविड 19 जो आया था उससे पहले का जो स्टेटस था टीकाकरण का, वैक्सीनेशन का, वो ज्यादा बेटर था कंपैरेटिवली अभी के स्टेटस की अगर हम बात करें तो। अब इसमें 2% का डिप वगैरह आया है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। एक ओवरऑल मोटे मोटे तौर पर आप ध्यान में रखो कि अभी वैक्सीनेशन के जो प्रोग्रेस थी उसमें थोड़ी सी जो है वो कमी आई है। इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया के अंदर 1.6 मिलियन जीरो डोज चिल्ड्रन 2023 में देखने को मिले। ये बेसिकली 2022 में 1.1 मिलियन थे। बट हालांकि अगर हम बात करें 2021 के कंपैरिजन में तो वो 2.73 मिलियन थे, उससे तो कमी यहां पर बताया जा रहा है। तो कवरेज जो है वो थर्ड डोज की डीपीटी यानी कि डिप्थीरिया, ये लिख लो आप। डीपीटी का डोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डीपीटी यानी कि डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस, तो ये तीन चीजें जो है वो लिख लो आप। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, ये डीपीटी वैक्सीन हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, जो बच्चों को जो है वो दी जाती है। तो देखो, यहां पर ये बताया जा रहा है कि तीसरा डोज जो है वो डीपीटी वैक्सीन का जो है वो 91% हम लोग को 2023 में देखने को मिला। 2% का ड्रॉप था 2022 के कंपैरिजन में। बट 2000 ग्लोबल एवरेज के बारे में बात करें तो उससे थोड़ा सा ऊपर ही है। ग्लोबल एवरेज 84 जो है वो चल रहा है। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आंकड़े वगैरह वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग के लिए। एब्सोल्यूट टर्म में 2.04 मिलियन बच्चे जो है वो अंडर वैक्सीनेटेड देखने को मिले 2023 में। यानी कि ओवरऑल हमें ये जानकारी मिल गई है इस आर्टिकल के थ्रू कि दुनिया भर में जो टीकाकरण का जो स्टेटस है वो या प्रोग्रेस है वो थोड़ी सी कम हम लोग को देखने को मिल रही है कंपैरेटिव टू कोविड 19। अब ये लिखो आप, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यूविन, UWIN, यूविन। यूविन क्या है? ये बेसिकली एक पहल, एक ऐसा इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिल रहा है जिस इनिशिएटिव के थ्रू डिजिटलाइज करने की बात की जा रही है इंडिया के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को। और ये अभी पायलट बेसिस पर चल रहा है। तो लिखोगे क्या? यूविन एक ऐसी पहल है, यूविन डैश इनिशिएटिव डैश एम, और एम क्या है? भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, इंडियाज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम डैश डिजिटल, उसको डिजिटलाइज करना। यानी कि पूरा रिकॉर्ड जो है वो इम्यूनाइजेशन का, यानी कि टीकाकरण का कंप्लीट रिकॉर्ड जो है वो इंडिया के अंदर वो ऑनलाइन प्रस्तुत करना। बात समझ में आई? यहां तक यूविन प्रोग्राम आपसे पूछा जा सकता है, इस पर फोकस रखना है। तो यूविन यूविन प्लेटफॉर्म की या फिर कोविन प्लेटफॉर्म की सक्सेस के बाद गवर्नमेंट जो है वो स्टैब्लिश कर रही है इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री रूटीन वैक्सीनेशन की, यानी कि जब भी टीकाकरण हो रहा है तो तुरंत उसको जो है वो ऑनलाइन अपडेट करो। ये प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा रजिस्टर करने के लिए और वैक्सीनेट करने के लिए हर एक प्रेग्नेंट महिलाओं को। उनका डिलीवरी आउटकम, डिलीवरी का क्या रिजल्ट निकला, वो यहां पर रहेगा। हर एक जो न्यू बॉर्न बेबी हम लोग को देखने को मिलते हैं तो उनको जो है वो रजिस्टर करवाया जाएगा, राइट। बर्थ के डोजेस एडमिनिस्टर किए जाएंगे, ये रिकॉर्ड जो है बनाया जाएगा कि बच्चों को बर्थ के समय पर
कितनी वैक्सीन दी जा रही है, कौन सी वैक्सीन दी जा रही है, कब दी जा रही है, तो ये पूरा रिकॉर्ड जो है बनाने से रिलेटेड ये यूवन प्लेटफॉर्म हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो बस ये छोटा सा फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। हेल्थ केयर वर्कर्स, प्रोग्राम मैनेजर जो है उनको रियल टाइम बेसिस पर जब डेटा मिलेगा तो और बेहतर तरीके से पॉलिसीज बनाई जा सकेंगी, और बेहतर तरीके से मॉनिटर किया जा सकेगा, कमियां आइडेंटिफाई की जा सकेंगी। प्रेग्नेंट महिला और बच्चों को जो वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी वो इम्यूनाइजेशन कार्ड के थ्रू लिंक की जा रही है। आभा आईडी, ये भी लिख लो आप, ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, आभा आईडी। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जनरेट किया जाएगा सभी स्टेट डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि एक कॉमन डेटाबेस रहेगा। बहुत बढ़िया चीज जो है वो होने वाली है। अब एक्सपर्ट्स के ओपिनियन जो है वो क्या है, तो एक्सपर्ट जो है जिन्होंने पहले जो है वो काम किया था गवर्नमेंट की वैक्सीनेशन प्रोग्राम में, उन्होंने ये चीज कही कि ये जो थोड़ा सा ड्रॉप हम लोग को वैक्सीनेशन के नंबर पर देखने को मिला है, ये कोई बड़ी चिंता वाली बात नहीं है। बट देखो यार, मेरा मानना तो ये है, आप हमेशा जब अपने मेंस के आंसर को लिखेंगे तो क्या होता है कि आपको इग्नोरेंट नहीं बनना है, राइट। आपको हमेशा मेंस के आंसर में ये चीज मेंशन करनी है कि भाई थोड़ी भी कमी हमारे लिए एक बहुत बड़ी कमी होती है, राइट, क्योंकि थोड़ी भी कमी से तो कुछ लोगों की तो जान जा सकती है ना यार। तो आपके लिए थोड़ी सी गलती और बड़े से बड़ी गलती बराबर ही एक, याद रखना। अगर इस एटीट्यूड से, इस अप्रोच से काम करोगे तो आप जो है वो आगे बढ़ते रहोगे अपनी लाइफ में भी, और ये एग्जामिनेशन को क्रैक करना आपके लिए इजी हो जाएगा। कभी भी आपको एक ऑफिसर जो है वो कभी भी छोटी सी मिस्टेक को कभी छोटी मिस्टेक नहीं कहता है। वो होता है मिस्टेक, मतलब सभी मिस्टेक बराबर है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, क्योंकि उस एक छोटी सी गलती के कारण भी अगर लोगों की जान जा रही है तो सोचिए वो कितनी बड़ी मिस्टेक है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। फिर बस ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, इसकी एक बेसिक सी आपको जानकारी होनी चाहिए, दैट्स इट। अब देखो बात हो रही है शैडो कैबिनेट की। पॉलिटी का एक बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनरल स्टडीज के कोर्स में ये टॉपिक आपका आएगा ही आएगा, शैडो कैबिनेट। और आपने अगर कहीं और कोचिंग करी है तो आपने पढ़ा ही होगा इस टॉपिक को, शैडो कैबिनेट को। बहुत सारी कोचिंग वाले कवर अप नहीं कराते हैं सिर्फ बेसिक्स टॉपिक, और हमारे यहाँ पर यही खास बात है कि हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक चीज आपकी कवर अप कराते हैं, जिससे आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो। और अगर आपको कोर्सेज को ज्वाइन करना है हमारे, तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप कोर्सेज की जानकारी जो है वो ले सकते हैं। और मेरा मानना तो ये, कोर्स वगैरह तो ज्वाइन किया करो, जनरल स्टडीज के कोर्सेज वगैरह, क्योंकि और ऑप्शनल के, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है यार। क्योंकि आपके पास कोई ना कोई अगर गाइड करने वाला होगा तो आपके लिए चीजें जो है वो काफी आसान जो है वो बन जाएंगी। चलिए, तो लीडर ऑफ अपोजिशन हम लोग को और प्रेसिडेंट देखने को मिल रहे हैं बीजू जनता दल, बीजेडी के। इन्होंने एक शैडो कैबिनेट जो है वो बनाई है, जिसमें 50 बीजेडी के मेंबर्स हम लोग को देखने को मिल रहा है ओडिशा के अंदर। लेजिस्लेटिव असेंबली जो ओडिशा की है वहां पर ये डेवलपमेंट जो है वो कब हम लोग को देखने को मिला, जब रूलिंग पार्टी ने जो है वो रीसेंट इलेक्टोरल सक्सेस, यानी कि रूलिंग पार्टी वहां पर जीती स्टेट के अंदर, और उन्होंने लेजिस्लेटिव डायनेमिक में एक शिफ्ट जो है वो क्रिएट किया। अब देखो ये सब, ये जो न्यूज है, ये भाजी पाव, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा, वो ये पूछा जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल जो ये मिर्च मसाले चलते रहते हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं रखना है। आपको मेनली मतलब रखना है ये कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों से, क्योंकि एग्जाम में यही आएगा। शैडो कैबिनेट जो है वो क्या है, देखो नाम से आ रहा है शैडो कैबिनेट। एक ऐसी कैबिनेट जो है जो कि रियल नहीं आप कह सकते हो, बट एक्चुअल में मतलब बिना पावर की वो कैबिनेट है, ये मान के चलो। ये अपोजिशन की कैबिनेट होती है। शैडो कैबिनेट के अंदर हम लोग को अपोजिशन एमपी एमएलए देखने को मिलते हैं, जो कि गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स के जो है वो पोर्टफोलियो तैयार करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो सरकार है, सरकार के अंदर अलग अलग मंत्रालय हम लोग को देखने को मिलते हैं। गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री हो गया, फॉरेन मिनिस्ट्री हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हो गई, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, यानी कि इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो इसमें मिनिस्टर्स होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, पॉलिसीज बनाने का काम करते हैं। अब ये मान के चलो, अब हाउस के अंदर एक रूलिंग पार्टी होती है और एक अपोजिशन पार्टी होती है। अपोजिशन पार्टी तो काफी सारी होती है, बट मेन अपोजिशन पार्टी जो होती है वो कौन सी होती है, तो सबसे नेक्स्ट नंबर पर रूलिंग पार्टी के बाद जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जिसके सबसे ज्यादा वोट्स इसने सिक्योर किए हैं, राइट। तो वो नेक्स्ट मोस्ट अपोजिशन पार्टी हम लोग को देखने को मिलती है। हालांकि 10% का इसमें क्राइटेरिया भी है जो आपने पढ़ा होगा एनीवेज, तो वो उस पर नहीं बात करेंगे। एक जनरल हम लोग जो है वो ये चर्चा करेंगे कि जो अपोजिशन में है ये भी जो है वो अपनी खुद की सरकार बना लेंगे। सरकार मतलब जैसे एक पूरा डिपार्टमेंट तैयार कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। जैसे कि उनने बोला होम मिनिस्टर है ये फलाना व्यक्ति, एक एक्स व्यक्ति, तो उनको होम मिनिस्ट्री का चार्ज दे दिया। दैट मीन्स कि आज की डेट के सिचुएशन के हिसाब से वो अपनी खुद की पॉलिसीज बनाएंगे और एक प्रकार से एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का काम करेंगे लड़ने के लिए, और जनता को बताने के लिए कि अगर इन्होंने ये पॉलिसी बनाई है तो हमारी पॉलिसी ये होनी चाहिए।
फिर इम्प्लीमेंटेशन तो ऑब्वियस सी बात है कि करेगी गवर्नमेंट ही, जिसकी सरकार है वही पूरी चीज को इम्प्लीमेंट करेगी, वही पूरी चीज को चलाएगी। बट अपोजिशन में जब ये अपनी पॉलिसीज बनाएंगे, तो जो जनता के बीच में जाएगी, तो जनता फिर डिसाइड करेगी कि किसकी पॉलिसी बेहतर है। कम ऑन। और ये जो होती है ना, ये एक हेल्दी गवर्नमेंट का वो रहता है एग्जाम्पल। तो ये आप जरूर मेंशन करिएगा, हेल्दी गवर्नमेंट के एग्जांपल्स में ये सब चीजें, ये बहुत बढ़िया चीज होती है। अक्सर करते नहीं है लोग, और ओडिशा गवर्नमेंट में ये चीज हो रही है, तो बहुत अच्छी चीज है। एक प्रकार से एक पॉजिटिव स्टेप हम लोग को देखने को मिल रहा है अपोजिशन की तरफ से। तो इसको लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो लीड करते हैं। शैडो कैबिनेट जो है वो मॉनिटर करती है, क्रिटिक करती है, आलोचनाएं जो है वो करती है कि रूलिंग गवर्नमेंट किस प्रकार से जो है वो काम कर रही है, अलग अलग उसके डिपार्टमेंट, उसकी मिनिस्ट्रीज। और ये पूरा सिस्टम, ये लिख लेना, ये जो शैडो कैबिनेट का सिस्टम है, ये वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से उठाया गया। यह वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि चलता है यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज में। लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बेनिफिट तो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है कि डेप्थ नॉलेज गेन होता है, एक्सपर्टीज गेन होती है, इफेक्टिव तरीके से चैलेंज किया जाता है गवर्नमेंट को, तो बहुत बढ़िया चीज रहती है। अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है अपोजिशन एमपी को कि भाई वो लीडरशिप एक्सपीरियंस जो है वो गेन कर सके और फ्यूचर के लिए जो है वो रेडी हो सके। और पब्लिक को भी पता लगता है कि हाँ भाई, ये अपोजिशन अच्छे से जो है वो काम कर रही है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को जो है वो बढ़ावा देती है। ये बहुत बढ़िया पॉइंट लिखा हुआ है, देखो कितना अच्छा पॉइंट ये हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। संसदीय लोकतंत्र को सुदृढ़ीकरण, उसका सुदृढ़ीकरण हम लोग को देखने को मिलता है, स्ट्रेंथन करती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को। ठीक है। इन्फॉर्म डिबेट्स हम लोग को पब्लिक पॉलिसीज में देखने को मिलता है, यानी कि लेजिस्लेचर के अंदर हर कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ मेनली जो है वो काम की बातें जो है वो होंगी, राइट, जिसके लिए वो बनाई गई है बॉडी। तो ये बहुत अच्छी चीज होती है। नहीं तो आजकल तो लड़ाई झगड़े, शेर और शायरी, एक दूसरे की आलोचना, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना, ये सब चलता रहता है। बट जो ये शैडो कैबिनेट जो बनाने की बात हुई है उड़ीसा के अंदर, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल जो है वो सेट कर रहा है कि ऐसा सभी को जो है वो करना चाहिए। अब चैलेंजेस इसके क्या है और इसकी आलोचनाएं जो है वो क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इंडिया एक मल्टी पार्टी सिस्टम है इंडिया के अंदर, राइट, बहुत सारी मल्टीपल पार्टीज हम लोग को देखने को मिलती हैं। अब फिर एक यूनिफाइड शैडो कैबिनेट जो है वो बनाना, ये एक बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि देखो लीडर ऑफ अपोजिशन ही एक वो 10% वाले स्लैब में जो है वो आ नहीं पाता है, तो ये भी उसके लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज हम लोग को देखने को मिलता है। फिर इसके अलावा क्रिटिक ने आर्ग्यू किया कि स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज पर फोकस करना जो है वो लिमिट कर सकता है एमपी के होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग को गवर्नेंस इशू के, राइट। अब देखो, हो भी ये यार, रूलिंग पार्टी की अगर हम बात करें, तो रूलिंग पार्टी अगर किसी मैटर पर काम कर रही है और सेम मैटर पर अगर अपोजिशन पार्टी भी काम करने लगे, तो एक प्रकार से डिपार्टमेंट्स के बीच में कंफ्यूजन टाइप का है वो क्रिएट हो सकता है। कम ऑन, यस और नो। ठीक है। स्टैट्यूटरी पोजीशन में आने के बावजूद हम लोग को देखने को मिलेगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन को वही रिकॉग्नाइज करना भी एक बड़ा एक चैलेंज हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। ये भी एक इशू है। एनीवेज, अब पोटेंशियल जो है वो क्या है इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर, तो मेरा भी मानना ये पर्टिकुलर सही है कि शैडो कैबिनेट जो है उसका संस्थागतकरण होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो है वो होना चाहिए। ठीक है। और ये बढ़िया चीज रहती है, क्योंकि इससे जो है वो काफी बेटर पॉलिसीज जो है वो बनाई जा सकती हैं, या एक एक प्रकार से जो रूलिंग पार्टी होती है उसको भी एक अच्छे रिकमेंडेशन जो है वो मिल सकते हैं अपोजिशन पार्टी की तरफ से। तो एक हेल्दी डेमोक्रेसी हम लोग को देखने को मिलेगी, और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगी। कम ऑन। फिर इसके अलावा इंटरनेशनल एग्जांपल्स हम लोग को क्या क्या देखने को मिल रहा है, जैसे यूनाइटेड किंगडम शैडो कैबिनेट जो है वो अपॉइंट की जाती है किसके द्वारा, लीडर ऑफ अपोजिशन के द्वारा, राइट। और किस पर्पस के लिए, गवर्नमेंट की कैबिनेट को मिरर करने के पर्पस के लिए। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। इसमें स्पेसिफिक पॉलिसीज एरिया जो होते हैं और उनकी पार्टी के मतलब ये चैलेंज करते हैं बेसिकली एक्चुअल रियल कैबिनेट को, राइट, कि आप किस प्रकार से डिसीजन बना रहे हो। तो ये देखो, यूनाइटेड किंगडम में, कनाडा में इस प्रकार की शैडो कैबिनेट ऑलरेडी जो है वो चलती आ रही है। इससे पहले भी महाराष्ट्र के अंदर 2005 में जो है वो बीजेपी शिवसेना शैडो कैबिनेट देखने को मिली। मध्य प्रदेश के अंदर 2014 में कांग्रेस शैडो कैबिनेट देखने को मिली। गोवा के अंदर 2015 में एनजीओ लेड शैडो कैबिनेट हम लोग को जो है वो देखने को मिली। केरल के अंदर भी देखने को मिलती है, राइट। तो ये चीजें, बट ये हर जगह अवेलेबल नहीं है। बट मेरा मानना है कि इसको हर जगह अगर अवेलेबल करेंगे तो एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगी, कि सबके साथ मतलब एक अच्छा एक हेल्दी सिस्टम हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगा गवर्नमेंट का। ठीक है। तो बस यही चीज है। अब इसको देखो, ये कानून के थ्रू तो ये है नहीं, तो इसको आप जो है वो कानून के थ्रू उसको फॉर्मली रिकॉग्नाइज करवा सकते हो कि हाँ, सभी स्टेट के अंदर जो है, और इवन यूनियन लेवल पर भी, सेंट्रल लेवल पर भी जो है वो शैडो कैबिनेट जो है वो बनाई जाए, तैयार जो है वो की जाए, जिससे कि बेटर पॉलिसी जो है बनाई जा सकती है। इसकी फंडिंग जो है वो उस पर अलग से जो है वो की जाए, राइट, इसको और बेटर करने के लिए। बट हाँ, करप्शन से बचाना है, नहीं तो पता लगे इसमें भी फंड कर दो तो सब मिल बांट के खा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं किसी को है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए।
और शैडो मिनिस्टर्स को भी सेलेक्ट करने की प्रोसेस जो है वो एक लीगलाइज प्रोसेस जो है वो होनी चाहिए, बेटर प्रोसेस, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होनी चाहिए। यस, तो ये था पूरा एक ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी, इन्होंने रिलीज करी है एक रिपोर्ट जिसका टाइटल है नेविगेटिंग न्यू हॉरिजॉन्स, अ ग्लोबल फोरसाइट रिपोर्ट ऑन प्लैनेटरी हेल्थ एंड ह्यूमन वेलबींग 2024। ये लिख लो, ये चीज एग्जामिनेशन में आपसे जो है वो पूछी जा सकती है कि ये फलाना रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी की गई, तो यूएनईपी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। इस रिपोर्ट का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इमर्जिंग चैलेंजेस दैट कुड डिसरप्ट प्लैनेटरी हेल्थ एंड वेलबीइंग, कि कौन से आज की डेट में नए नए चुनौतियां, नए नए चैलेंजेस उभर कर आ रहे हैं जिसके चलते हमारा जो ये प्लैनेट है, हमारा ग्रह जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो सकता है, उसकी हेल्थ जो है वो खराब हो सकती है, राइट। इन्होंने 8 ऐसे ग्लोबल शिफ्ट्स बताए हैं जिसके कारण से क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम जो है वो ट्रिपल हो जाएगी, 3 गुना ज्यादा जो है बढ़ जाएगी। ये लिखना नहीं है अभी, 3 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की प्रॉब्लम, बायोडाइवर्सिटी लॉस, मतलब जैव विविधता में जो हम लोग को कमी देखने को मिल रही है, घाटा नुकसान देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हो कि नेचर कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, पॉल्यूशन लेवल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। बोल रहे हैं कि इन्होंने कुछ ऐसी 8 चीजें आइडेंटिफाई करी है जिससे कि ये 8 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी। अब लिखना जो मैं बताने जा रहा हूं, देखो, सबसे पहली चीज तो इस रिपोर्ट ने बोला है कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर कोई काम नहीं हो रहा है ढंग से, यानी कि उतना नहीं हो रहा है जिससे कि 2030 तक इस टारगेट को अचीव कर दिया जाएगा। ये सब आंकड़े आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, इन्होंने जो है बोला है 18 सिग्नल्स इन्होंने चेंज के दिए हैं। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट ने 8 ऐसे एरियाज जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं कि जिसके थ्रू हम लोग को देखने को मिल रहा है कि चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। इन्होंने बोला है कि ह्यूमंस और एनवायरमेंट के बीच का रिलेशनशिप जो है वो काफी तेजी से चेंज हो रहा है, क्योंकि देखो ह्यूमन जो है वो अपने फायदे के लिए बस काम कर रहा है। अभी भी हम लोग को ह्यूमन एक्टिविटीज ऐसी ही देखने को मिल रही हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए काम कर रही है, एनवायरमेंट के लिए बहुत कम। सिर्फ ऑन पेपर कई रिकॉर्ड्स ऐसे नजर आ रहे हैं कि सिर्फ ऑन पेपर है, बट रियलिटी में ऐसे नहीं है। और इवन सबसे खतरनाक चीज तो ये है आज की डेट में, जैसे बोल रहे ना कि पेड़ को काटा ना जाए, तो काफी सारी कंपनीज ये भी कर रही हैं कि केमिकल्स डालकर पेड़ को सुखा दे रही हैं कि यार पेड़ तो नेचुरली जो है वो सूख गया, इस पेड़ का कोई काम ही नहीं, हटाओ उसको। ऐसी भी स्थिति हो रही है। सोचो आप, इंसान जो है वो अपने बेनिफिट के लिए जो है वो कितना घटिया जो है वो होता जा रहा है। वो घटियापन का लेवल जो है वो सोचो आप। स्कार्सिटी एंड कंपटीशन फॉर क्रिटिकल रिसोर्सेज, आपको ऑलरेडी पता है यार, बहुत सारे संसाधन जो है वो काफी तेजी से जो है वो घटते जा रहे हैं, कम होते जा रहा है। यस, नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो ये तेजी से जो है बढ़ती जा रही है। इसमें एडवांसमेंट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। मोबाइल डिवाइसेस, इंटरनेट एक्सेस, एआई ग्रोथ, ये बेसिकली अच्छी चीज है वैसे तो, बट एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से ये कैसी खराब है, जैसे कि हालांकि देखो, जैसे आपको एक चीज पता होगी कि जैसे कि 5G जो है उससे भी हम लोग को काफी सारे रेडिएशंस देखने को मिलते हैं, बट 5G के रेडिएशंस हार्मफुल नहीं है। आपको शायद याद आ रहा हो कि कोविड के एंड के टाइम पर ये न्यूज जो है वो चल रही थी कि 5G के रेडिएशंस के कारण चिड़िया वगैरह मर रही है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं था। इसकी रिपोर्ट जब सामने आई तो उसने वो चीज बोली। बट हाँ, काफी सारे ऐसे रेडिएशंस होते हैं, राइट, जिसके कारण से जो हनी बीज वगैरह जो होती है उनको नुकसान होता है, और ये चीज प्रूवन है। हनी बी मतलब मधुमक्खियां वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, और अगर मधुमक्खी खत्म हो गई तो ये पूरी, यानी कि जितना भी धरती पर जितनी चीजें सब खत्म हो जाएंगी, पता है आपको, क्योंकि मधुमक्खी पॉलिनेशन का जो है वो काम करती है। ये बहुत बेसिक फैक्ट्स हैं जिसको आपको इंटररिलेट बस करना है थोड़ा सा। नेक्स्ट, एक नया एरा हम लोग को कॉन्फ्लिक्ट का जो है वो देखने को मिल रहा है, आर्टिफिशियल बेस्ड और ऑटोनोमस वेपन। ये बेसिकली जो है वो मेजर ग्लोबल डिसरप्शन कर सकता है 4 से 6 सालों में विदाउट ह्यूमन ओवरसाइट, यानी कि ये ऑटोमेटिक चीजें जो है वो करेगा। और अगर इस पर जैसे पहले भी हमने पढ़ चुके हैं ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एथिकल चीजें को शामिल करना जरूरी है। अगर नैतिकता वाली चीजें उसमें शामिल नहीं होंगी तो वो कबाड़ा ही करता जाएगा सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए, ऑटोमेटिक, वो भी उस पर किसी का कंट्रोल जो है वो नहीं होगा। फिर काफी तेजी से लोगों को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो भागना पड़ रहा है। भागना क्यों पड़ रहा है? टेम्परेचर लेवल राइज हो रहा है, तो कभी समुद्री स्तर जो है वो ऊपर बढ़ रहा है, कभी संसाधनों की कमी हो जा रही है, इसके कारण लोगों को अपने जगह छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह भागना पड़ रहा है। तो सोचिए आप, स्थिति जो है वो कितनी खराब आने वाले समय में होने वाली है। इनइक्वालिटी, पूरे दुनिया भर में हम लोग को असमानता जो है वो देखने को मिल रही है बहुत ज्यादा। मिस इन्फॉर्मेशन, डिक्लाइन ट्रस्ट एंड पोलराइजेशन, ये भी बहुत ज्यादा चल रहा है कि लोगों के बीच में ट्रस्ट ही जो है वो डेवलप नहीं हो रहा है। लोग छोड़ो, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ये मिलकर जो है वो कोलैबोरेट नहीं कर रहे हैं। मिलकर पेपर पर तो जो डील कर देते हैं कि भाई ये टारगेट है, इसको हम लोग को ये समय तक अचीव करना है, बट एक्चुअल में उस पर काम नहीं हो रहा है। तो ये भी एक अकाउंटेबिलिटी का, जवाबदेही का जो है एक बड़ा मुद्दा ये हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है।
ठीक है, तो इन्होंने जो है वो रिकमेंडेशन दी है कि भाई यंग पीपल के लिए स्ट्रॉन्ग वॉइसेस वॉइसेस यानी कि एक प्रकार से अवेयरनेस प्रोग्राम, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करो, यंग लोगों को जो है वो शामिल करो, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट को ब्रॉड करो और भी लोगों को जो है वो शामिल करके जो है वो एक ट्रस्ट जो है वो बिल्डअप करो, राइट। जीडीपी के बियॉन्ड जो है वो प्रोग्रेस करने की कोशिश करो, सिर्फ पैसा पैसे के बारे में बात मत करो, इस एनवायरमेंट को भी तो प्रोटेक्ट करना है, एनवायरमेंट ही नहीं रहेगा तो पैसा क्या करोगे जब जिंदा ही नहीं रह पाओगे तो। कम्युनिटी को जो है वो सशक्त बनाओ, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग करो, और सिर्फ डिसीजन मेकिंग नहीं, मेरा मानना तो ये है कि इंप्लीमेंटेशन पर ज्यादा फोकस रखना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ डिसीजन बनाते गए इंप्लीमेंटेशन नहीं किया तो सब कबाड़ा। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक जिसके बारे में आपको एक अच्छी जानकारी, एक आइडिया जो है वो होना चाहिए। अभी बिहार में गाइस बहुत बुरी घटना सामने नजर आ रही है, काफी सारे पुलों के ढलने के बीच 10 जुलाई को एक और पुल जो है वो गिर गया, उसके बाद 15 जुलाई को एक और पुल गिर गया, और काफी सारे जो गांव क्षेत्र के लोग जो थे तो उनको काफी संकट की स्थिति जो है वो उनमें उत्पन्न हो गई। और रिसेंटली काफी सारे ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि ब्रिजेस बिहार के अंदर, एयरपोर्ट कैनोपी स्ट्रक्चर दिल्ली में, राजकोट जो हम लोग को गुजरात के अंदर देखने को मिलता है वो भी ढस गया। तो ये चिंता जो है व्यक्त कर रहा है कि भाई आप इतनी खराब क्वालिटी के जो है वो स्ट्रक्चर्स बनाते हो, और ये बात आप जानते ही हैं यार, पूरा करप्शन इन सब कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, तो इस पर कड़ी कार्रवाई करने की सख्त आवश्यकता है। तो क्या रीजन हम लोग को देखने को मिलते हैं कि इस प्रकार से स्ट्रक्चर जो है वो ढह जाते हैं? देखो, एक तो नेचुरल रीजन भी है, आज की डेट में क्लाइमेट चेंज के चलते हम लोग को जो है वो कितने सारे ये आपदाएं, डिजास्टर्स देखने को मिलती है, हैवी रेनफॉल देखने को मिल रही है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज है जो मैंने अभी आपको बताया, और आपको पता ही ऑलरेडी करप्शन हम लोग को देखने को मिलता है। इंडिया जो है वो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर इंडिया की 180 में से 93 रैंक थी, ये लिख लो। फिर इसके अलावा हम लोग को देखने को मिलता है मैनेजमेंट का इशू, प्रॉपर टाइम पर मेंटेनेंस होता नहीं है, ध्यान नहीं दिया जाता, राइट, मॉनिटर नहीं किया जाता, देखा नहीं जाता क्या गड़बड़ी चल रही है। कई बार जो है वो प्रॉपर डिजाइन जो है वो उसको ध्यान मतलब अवॉइड कर देते हैं, पुअर क्वालिटी के मटेरियल का उपयोग जो है वो किया जाता है। तो रीसेंट इंसिडेंट ऐसे ही हम लोग को बिहार के अंदर देखने को मिल रहा है, राइट, बहुत बुरी स्थिति जो है वो गई है। गया के अंदर 15 जुलाई को एक ब्रिज जो है वो धस गया था। फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन उसकी हो नहीं रही है, बट हालांकि भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंडक्ट की जा रही है, अब सही तरीके से हो तो समझ में आए चीजें। फिर इस प्रकार के जो गांव क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए स्कीम है, एमपी लेड स्कीम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, एमएलए लेड स्कीम हम लोग को देखने को मिलती है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इसके बारे में पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गया, राइट। तो हमें आज की डेट में जो है मतलब प्रशासनिक सुधार करने की आवश्यकता है, नई नई इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस लाने की आवश्यकता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आने की आवश्यकता है, स्ट्रिक्ट तरीके से स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, उस पर फोकस करना है, रेगुलर बेसिस पर मॉनिटरिंग हो, इंस्पेक्शन हो, इस पर टारगेट करना है, प्रॉपर प्लानिंग बनाई जाए जिससे कि इस प्रकार से क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है वो इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर पे ना पड़े, राइट। तो ये चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है। एक छोटा सा टॉपिक था, एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। अभी गाइस हाल ही में वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर एक गुफा के अस्तित्व की पुष्टि करी है। ये कहा है, साइंटिस्ट ने कंफर्म किया है कि चंद्रमा में एक गुफा है, और ये अपोलो 11 जहां पर उतारा गया था, जहां पर उसकी लैंडिंग साइट थी, उसी के नजदीक में एक गुफा है। अब ये बहुत खतरनाक चीजें हैं इसमें, तो ये गुफा वगैरह की जो बातें चल रही है उसमें कुछ एक कंट्रोवर्सी आई थी, हालांकि वो आप लोग के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एलियन से रिलेटेड कंट्रोवर्सी थी, शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो, और बहुत खतरनाक कंट्रोवर्सी ये जो है वो चली थी एलियन से रिलेटेड। अब देखो, तो बस वही है कि लूनार एरिया फ्यूचर में जो है वो लूनार को एक्सप्लोर करने की साइट हम लोग को देखने को मिल रही है। अब ये लूनार की गुफा, ये चंद्र की गुफा की खोज हम लोग को देखने को मिली है। इटालियन टीम थी एक रिसर्चर्स की, उन्होंने ये गुफा का जो है फाउंडेशन किया। ये लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर थी अपोलो 11 की जो लैंडिंग साइट थी उससे। इसी प्रकार का एक गड्ढा भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, 200 से भी ज्यादा मून के सरफेस पर जो है वो पाए, यानी वो क्रेटर्स नहीं होते गड्ढे टाइप के बड़े बड़े, तो वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। उन सब चीजों की खोज हुई है। अब हो सकता है भाई कि ये यहाँ पर जो है वो फ्यूचर एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पर रह सकते हैं इन गड्ढों में, राइट। फिर आगे की चर्चा करें इससे, मून के अंदर वॉल्केनिक एक्टिविटीज किस प्रकार से होती हैं, ज्वालामुखी गतिविधियां कैसी होती है उसको समझने में, मून का जो भूविज्ञान है, जियोलॉजी है, उसको समझने में हेल्प करेगी ये स्टडी। और हो सकता है कि यहाँ पर पानी और फ्यूल के सोर्सेज हो, इसलिए गड्ढा जो है वो बना हो। एक टाइम पर जो है वो इसके ऊपर ग्लेशियर और वो मेल्ट हो गया हो गड्ढे के तौर पर। अब जो भी हो सकता है, आप देखते हैं आगे चल के क्या होगा। अब मून के बारे में हिस्ट्री की बात करें तो 1959 में सोवियत यूनियन का लूना 1 और लूना 2 पहले रोबोटिक मिशन थे जो मून पर गए थे। यूएसए ने
3 क्लासेस भेजी थी रोबोटिक मिशन की 1961, 1968 में अपोलो 11 से पहले। फिर 1969 से लेकर 1972 में 12 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स थे जिन्होंने मून के सरफेस पर वॉक किया था। रीसेंट मिशन 1990 का हमें देखने को मिलता है। यूएसए ने दोबारा से मून पर एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया अपने रोबोटिक मिशंस के थ्रू, जैसे कि क्लीमेंटाइन और लूनार प्रोस्पेक्टर। 2009 में यूएसए ने लॉन्च किया LRO, लूनार रिकनसाइंस ऑर्बिटर, और लूनार क्रेटर ऑब्जर्वेशन एंड सेंसिंग सैटेलाइट एल क्रॉस लूनार मिशन के लिए। 2011 में नासा ने आर्टिमिस मिशन लूनार एक्सप्लोरेशन के लिए शुरू किया। फिर ग्रेल स्पेसक्राफ्ट जो है वो स्टडी कर रहा है मून की ग्रेविटी 2012 में। चाइना ने भी 2 अपने रोवर जो है वो मून के ऊपर उतारे थे, राइट। इंडिया का मिशन चंद्रयान-1 तो आपको ऑलरेडी पता है, 2007 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था इसरो और रशिया के रोस्कोसमोस की कोलैबोरेशन के थ्रू। इनिशियली इसको जो है वो पोस्टपोन किया गया 2016 में, क्योंकि लैंडर जो है वो डिले कर रहा था, लैंडर को बनाना डिले कर रहा था रशिया, वो बना नहीं पा रहा था। फिर उसके बाद फिर फाइनली जो है ये कंफर्म हुआ। फिर चंद्रयान 2 आता है, जिसके बारे में आप लोग में से काफी सारे लोग जानते होंगे। इसमें जो है पहली बार मून पर जो है वो चक्के वाली गाड़ी चलाई जाएगी, जिसको रोवर बोलते हैं, राइट। ऑर्बिटर लैंडर, जिसको विक्रम नाम दिया गया था, रोवर जिसको प्रज्ञान नाम दिया गया था, वो गया था मून पर। अब चंद्रयान 3 के बारे में तो आप जानते ही हैं, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। इसरो, हमारा इंडिया जो है वो 4थी स्पेस एजेंसी बन गया है आफ्टर रशिया की रोस्कोसमोस, यूनाइटेड स्टेट्स की नासा और CNSA जो कनाडा की हम लोग को देखने को मिलती है। इनके बाद जो है इसरो जो है वो 4थे नंबर पर आ गया है, जिसने सक्सेसफुली मून पर जो है वो लैंडिंग करी है। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक फैक्ट्स, जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब एक ई ऑफिस प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में समझिए थोड़ा सा। ई ऑफिस प्लेटफॉर्म का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अलग अलग जो गवर्नमेंट की बॉडीज है उसमें जो फाइल्स है उनको पूरा डिजिटलाइज करना, कि किस प्रकार से फाइल्स एक जगह से, मतलब ऑनलाइन पूरी फाइल को जो है वो सेव करके रखो और सभी डिपार्टमेंट जो है वो इन फाइलों को एक्सेस कर सकें। फिर ये इनिशिएटिव जो है वो पहली बार इंप्लीमेंट किया गया था सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के द्वारा 2019 और 2024 के बीच में। और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC ये रिस्पॉन्सिबल है कि ये इन प्रकार के डेटा सेंटर को जो है वो इस्टेब्लिश करती है। नेक्स्ट, अनमैन्ड एरियल व्हीकल से रिलेटेड ये क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट जो है वो 100 kg का हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। देखो आप, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट ऑफ 100 kg। ये न्यू स्पेस रिसर्च और टेक्नोलॉजी का ये नया हम लोग को UAV जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसको जो है वो टेस्ट किया गया है 19,024 फीट में लद्दाख के उमलिंगला पास में। तो देखो ये आ सकता है क्वेश्चन, उमलिंगला पास कहां पर है? तो लद्दाख में है, ध्यान में रखिएगा। और ये बेसिकली वहां पर लद्दाख में लॉजिस्टिक, डिजास्टर रेस्क्यू ऑपरेशन, मेडिकल रिलीफ, इन सब चीजों में हेल्प करेगा। तो ये था एक ओवरऑल टॉपिक। और अब नेक्स्ट आपके सामने ई ऑफिस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड ही एक मेंस का क्वेश्चन है, इसको 150 वर्ड में लिखने की कोशिश करिएगा। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतने ही करंट अफेयर्स थे। मैं उम्मीद करता हूँ जितनी भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।